हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिसेंट स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर की डेफिनेशन, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टडी किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो लेक्चर देख सकते हो। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे आसपास जो मैटर होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये 3 स्टेट्स फॉर्म कैसे होती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पार्टिकल ऑफ मैटर की, जब उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं तो उन वेरिएशंस की वजह से ही ये अलग अलग स्टेट्स फॉर्म होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इन 3 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला है सॉलिड स्टेट, जैसे कि पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सभी चीज़ें सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज देखते हैं। सॉलिड के अंदर डेफिनाइट शेप होती है, यानी कि कोई भी सॉलिड आप अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे तो उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि आप उनकी बाउंड्रीज को स्पेसिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये सॉलिड प्लेस्ड है, और उनकी बाउंड्रीज इंटरमिक्स नहीं होती हैं। उनकी एक स्पेसिफाइड बाउंड्री होती है और एक इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, यानी कि आप सॉलिड्स को यूनिवर्स में कहीं पे भी प्लेस करोगे उनकी वॉल्यूम सेम रहेगी, आप उनकी वॉल्यूम को चेंज होते हुए नहीं देखोगे। यानी कि दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी आप कितना भी उन पर फोर्स लगाओ वो अपनी वॉल्यूम या शेप को चेंज नहीं करेंगे। सॉलिड्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देते, चाहे हम कितनी भी आउटसाइड फोर्स लगा लें। आप कभी ट्राई करना, किसी भी टेबल, चेयर, डोर, उन पे कितनी भी फोर्स लगाओगे आप, बट वो शेप, उनकी वॉल्यूम और उनकी बाउंड्रीज कभी भी चेंज नहीं होंगी। हाँ, वो ब्रेक हो सकते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, आप किसी, जैसे लकड़ी होती है उस पर फोर्स लगाओगे वो टूट सकती है, बट वो अपनी शेप चेंज नहीं करती। और ऐसे ही मटेरियल्स या मैटर्स जो फोर्स के अंदर ब्रेक हो जाएं बट शेप चेंज नहीं करते, उनको हम रिजिड बोलते हैं। इसका मतलब कि हर एक सॉलिड रिजिड होता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं जो हमें देखने पर सॉलिड नहीं लगेंगे बट वो स्टिल एक सॉलिड होते हैं। जैसे फर्स्ट है एक रबर बैंड। आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, बट हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड्स कभी भी शेप को चेंज नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि ये एक सॉलिड है या नहीं? सो इसका आंसर है कि रबर बैंड जो है वो एक सॉलिड ही होता है। बट कैसे? तो रबर बैंड जो है वो फोर्स के अंडर अपनी शेप को चेंज करता है। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को छोड़ दोगे तो वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। जब तक फोर्स रहेगी तब तक वो शेप जो है वो चेंज्ड रहेगी, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिमूव कर दोगे तो वो अपनी वापस पहले वाली शेप में आ जाएगा। और अगर आप एक्सेसिव फोर्स लगा देते हो तो वो क्या, रबर बैंड क्या होता है, टूट जाता है, जो कि सॉलिड्स की ही टेंडेंसी है। दैट्स वाई रबर बैंड एक सॉलिड कहलाता है। उसके बाद एक कंफ्यूजन अराइज होती है कि शुगर और सॉल्ट सॉलिड है या नहीं है। जब आप शुगर या सॉल्ट को डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रखते हो तो उन्हीं की शेप ले लेता है, बट हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। तो क्या वो सॉलिड है या नहीं? शुगर या
सॉल्ट की जो शेप है वो हम इंडिविजुअल क्रिस्टल्स के हिसाब से देखते हैं। तो जो इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट क्रिस्टल्स की शेप है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे आप वो अपने हैंड में लो या किसी प्लेट में या किसी जार में, तो उसकी शेप हमेशा सेम ही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि हम जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं वो आपको ऐसा दिखे कि उसने शेप ले ली है किसी भी कंटेनर की या जार की, बट जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है उसकी जो शेप है वो आपको हर जगह सेम ही दिखेगी। इसीलिए शुगर क्रिस्टल्स या सॉल्ट क्रिस्टल्स भी हम सॉलिड के अंदर ही काउंट करते हैं। अगला सब्सटेंस है स्पॉन्ज। आपको क्या लगता है कि ये सॉलिड होता है? यस, इट इज़ अ सॉलिड। फिर भी ये कंप्रेसिबल होता है। हमने तो ये पढ़ा था कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड्स में, तो हम इसको फिर भी सॉलिड के अंदर क्यों काउंट करते हैं? इसका रीज़न है कि स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। यानी कि जो हमें शेप स्पॉन्ज की दिखाई देती है वो उसकी एक्चुअल शेप नहीं होती, बल्कि वो शेप होती है जो एयर के ट्रैप होने के बाद हमें दिखाई देती है। और जब हम किसी स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो बाहर निकल आती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, यानी कि वो अपनी एक्चुअल शेप में आ जाता है। हमें इसलिए ये प्रतीत होता है या ऐसा दिखाई देता है कि हम उसको कंप्रेस कर पा, एक्चुअल में हम स्पॉन्ज को कंप्रेस नहीं कर रहे होते बल्कि हम एयर को एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई जो स्पॉन्ज है वो एक सॉलिड में काउंट होता है, क्योंकि जो उसका एक्चुअल शेप है उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाते। मैटर की अगली स्टेट होती है लिक्विड स्टेट, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लिक्विड्स के अंदर काउंट करते हैं। अब लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, यानी लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती जैसे सॉलिड्स में होती थी। फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप वाटर को जिस भी कंटेनर में रखोगे उस ही कंटेनर की शेप वाटर ले लेता है और वो फ्लो भी करता है, यानी उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। लेकिन इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होती है। जैसे कि आप एक ग्लास वाटर लो, उसको आप चाहे किसी जार में प्लेस कर दो, किसी बड़े कंटेनर में प्लेस कर दो, मग में प्लेस कर दो, कहीं पे भी रखो वो रहेगा एक गिलास पानी ही। ठीक है, इसीलिए इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें भी उनको रखा जाए। लिक्विड फ्लो करते हैं। आप लिक्विड्स को वाटर के साथ कनेक्ट करके देख सकते हो कि जैसे जो जो प्रॉपर्टीज आपको वाटर में दिखेंगी वो सभी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स में होती है। जैसे पानी फ्लो करता है तो लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो हमने सॉलिड्स में पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस फोर्स लगने पर भी अपनी शेप चेंज नहीं करते उन्हें रिजिड कहते हैं। तो यहाँ पर शेप चेंज हो रही है तो रिजिड तो हम नहीं बोल सकते, तो इनको क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड्स बोलते हैं। जो भी मैटर फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज करता रहता है उन वो सभी मैटर को हम फ्लूइड बोल देते हैं। नाउ लिक्विड्स की एक और ख़ास बात ये होती है कि सॉलिड्स और कोई भी अनदर लिक्विड उस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है, यानी इंटरमिक्स हो सकता है। जैसे कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो सब क्या करती हैं? डिफ्यूज करती हैं या डिसॉल्व हो जाती हैं पानी के अंदर। ये गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके लिए एसेंशियल होती हैं? सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी एनिमल्स या प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए ये डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो गैसेस एसेंशियल होती हैं जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं और फिर ये जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैं वो इन गैसेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर रेस्पिरेशन। हर लिविंग क्रिएचर को क्या ज़रूरत होती है? ब्रीद करने की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या क्रिएचर करता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो कैसे ब्रीद कर पाते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर जिस भी वाटर बॉडी में वो है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और फिर उसी का यूज़ ये एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं
या गैसेस हैं, ये सभी तीनों के तीनों चीज़ें क्या है, लिक्विड्स के अंदर मिक्स हो सकती हैं या डिफ्यूज हो सकती हैं, जो कि लिक्विड्स की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स जो है वो क्या है, हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यानी कि सॉलिड के अंदर जो कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है या लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है, उनके रेट में डिफरेंस होता है। लिक्विड्स के अंदर ये रेट जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर की, उनके बीच में वेरिएशंस हो जाती हैं। जैसे कि लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, ग्रेटर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी कि सॉलिड्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते या शेप चेंज नहीं कर सकते, बट लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड्स जो हैं वो थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके बीच में क्या है, ग्रेटर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स के स्टेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस होता है, बट जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में ग्रेटर स्पेस होता है। इसीलिए किसी भी और सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आना और फिर उसके अंदर सेटल होना थोड़ा इजी हो जाता है। दैट्स वाई जो रेट है डिफ्यूजन का वो लिक्विड्स के अंदर हाइयर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है द गैसियस स्टेट। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक बैलून सेलर जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को फुला सकता है फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो गैस होती है वो लिक्विड की तरह ही जिस भी कंटेनर में प्लेस करते हो उसी की शेप ले लेती है, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस जो है वो लार्ज स्पेस को कवर करती है। इसीलिए आप बहुत थोड़ी गैस से ही इतने नंबर ऑफ बलून्स को फुला सकते हो। अब देखते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स में तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड्स थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, बट जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में कुकिंग के लिए सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसको कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा जाता है। ऐसा ही सेम है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है और सिलेंडर्स में भर के हॉस्पिटल्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ऐसा ही सेम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, इसके तो वर्ड में ही कंप्रेस्ड आया हुआ है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं हम, एज अ फ्यूल। और ये क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है और लार्ज जो वॉल्यूम है गैस की उसको हम कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भर सकते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब भी किचन में कुछ पक रहा होता है तो बिना किचन में एंटर किए उसकी जो स्मेल है वो हमारी नॉस्ट्रल्स तक कैसे पहुंच जाती है। तो याद करो हमने एक पिछले लेक्चर में एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसके अंदर हम अगरबत्ती की स्मेल को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका रीज़न भी सेम ही है कि जो पार्टिकल्स हैं फूड के वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और पूरे किचन में या पूरे होम में स्प्रेड हो जाते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, डिफ्यूजन प्रोसेस इसका रीज़न है। जो हॉट कुक्ड फूड की स्मेल है वो हम तक सेकेंड्स में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है। अब अगर हम गैस का डिफ्यूजन जो है उसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के साथ कंपेयर करें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन है वो कंपैरेटिवली फास्टर होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है और उन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत लार्ज स्पेस भी होता है, जिसकी वजह से जो उनके अंदर डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब दूसरी चीज़ एक हम देखते हैं कि जो गैसियस स्टेट होती है उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं, यानी इधर उधर मूव करते रहते हैं। और इस रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं वो पार्टिकल्स आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स ऑफ
कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। जिस भी कंटेनर में हम उनको प्लेस करते हैं उसकी वॉल से भी वो टकराते हैं, और इस जो टकराव होता है या जो हिटिंग मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्या होता है, वो गैस पार्टिकल्स वॉल ऑफ कंटेनर पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और इस फोर्स को जो ये एक्सर्ट करते हैं वॉल्स पर यूनिट एरिया अगर हम कंसीडर करें तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। पर यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो कंटेनर के वॉल्स पर कितनी ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं, इसी को हम प्रेशर बोल देते हैं। नेक्स्ट आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, और इस फिगर के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली फिगर देखो, इस फिगर के अंदर आप नोटिस करोगे कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो बहुत ज़्यादा पास पास अरेंज्ड हैं। उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत थोड़ा है, और इसी स्पेस कम स्पेस होने की वजह से ही जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो नेग्लिजिबल है, यानी बिल्कुल ना के बराबर है। और इसी की वजह से ये कंप्रेस भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। अब अगर लिक्विड्स के अंदर हम कंसीडर करें तो यहाँ देखो, जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, और इसी स्पेस की वजह से जो थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो पॉसिबल है। जो लिक्विड्स हैं वो मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और थोड़े बहुत कंप्रेसिबल भी होते हैं, क्योंकि जो स्पेस है वो क्या होता जाएगा, कंप्रेस करने पे कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस स्पेस की वजह से ही कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल होती है। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी ही ज़्यादा मैटर जो है वो कंप्रेसिबल होगा, इसीलिए लिक्विड्स थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं और थोड़ी बहुत मूवमेंट भी पॉसिबल होती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स के बीच में वो क्या होता है, सॉलिड्स के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। सॉलिड्स में क्या है, बहुत पास पास अरेंज हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को खींचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड्स में थोड़े दूर दूर अरेंज हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। और गैसेस के केस में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होती है गैसेस के अंदर, क्योंकि स्पेस बहुत प्रेजेंट है। और क्योंकि दूर दूर पार्टिकल्स अरेंज हैं इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, और कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, ये जो स्पेसेस हैं ये कम होते जाएंगे। यही स्पेस होने की वजह से ही कोई मैटर जो है वो कंप्रेस हो पाता है, और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से ये क्या करती है, गैसेस वॉल ऑफ कंटेनर पर फोर्स एक्सर्ट करती है। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से ही और उनके अंदर वेरिएशन होने की वजह से ही 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस अराइज होती हैं, और इसीलिए इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा वेरी करती हैं। आई होप कि आप इस डायग्राम से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंसेस को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर की स्टेट्स हैं वो इंटरकन्वर्टेबल हैं, यानी कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है? वेल यस, ऐसा हो सकता है। जो 3 स्टेट्स हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। बट जब ये चेंज होता है तब मैटर के इनसाइड क्या चल रहा होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे क्या असर पड़ता है, और ये चेंज जो है वो कैसे हो सकता है, या हम कैसे इन स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले हम एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आपको 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है एक बीकर के अंदर, और उस बीकर के अंदर एक थर्मामीटर प्लेस कर देना है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एक बीकर है, दिस इज अ बीकर। इसके अंदर आपने एक थर्मामीटर प्लेस किया हुआ है, और इस बीकर के अंदर आपने ये आइस ली हुई है, और आप इसको हीट कर रहे हो। ये नीचे से बर्नर लगा हुआ है और इसको आप हीट दे रहे हो। जब आप बीकर को हीट करना स्टार्ट करोगे ऑन अ लो फ्लेम, तो आप नोट करोगे कि आइस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको वो टेम्परेचर नोट करना है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई।
जब वो पूरा कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर, आपको कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड के लिए भी अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी मैटर का या सॉलिड्स का, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट या मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो हम जब हीट देते हैं किसी सॉलिड को, तो वो एनर्जी जो है वो क्या करती है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का काम करती है। हमने जो पिछली एक्टिविटी में हीट दी थी सॉलिड को या आइस को, वो उसने क्या किया, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको तोड़ने का काम किया। तो क्या हुआ, आइस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देंगे और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तब सॉलिड्स के अंदर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाती है और पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम हीट प्रोवाइड करते ही रहेंगे, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सॉलिड पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट है एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, जिस पर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या सॉलिड मेल्ट हो जाता है। बट इसके अंदर हमने क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यानी जो प्रेशर मैंने आपको बताया था कि एयर जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी फोर्स लगाती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और उसको हमने वही रखना है जो नेचुरली नॉर्मली होता है हमारे आसपास। तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन यानी ये बताता है हमें कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर किसी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो होता है 273.15 केल्विन। केल्विन एक टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट है, जैसे डिग्री सेल्सियस होती है। तो डिग्री सेल्सियस जो है उसके बीच में और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो यहाँ पर गिवन है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो अगर सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर केल्विन में देखें तो वो 273.15 केल्विन होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। जब एक सॉलिड एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्टिंग वाली प्रोसेस को ही हम फ्यूजन बोल देते हैं। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है तब हम उसको कंटिन्यूस हीट दे रहे होते हैं, बट स्टिल उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है कि जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो चेंज करने के लिए स्टेट को यूज्ड अप हो जाती है। जो हीट हम देते हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, बल्कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का या ओवरकम करने का काम करती है। इसीलिए जो सॉलिड या आइस लेते हैं हम मेल्ट करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की वो आइस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है विदाउट शोइंग एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हीट हमने प्रोवाइड की वो क्या करती है, छुप जाती है कंटेंट्स ऑफ बीकर के अंदर। और इस हीट को जो ये छुप गई इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। अब एक टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी क्या डेफिनेशन होती है?
तो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at melting point is known as latent heat of fusion। आपको पढ़ने में बहुत भारी या मुश्किल टर्म लग रही होगी, याद करना और समझना काफ़ी आसान है। हमने फ्यूजन वर्ड पढ़ा था, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस। तो इसके अंदर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही। तो यहाँ पे देखो कि चेंज कर रहे हैं हम 1 किलोग्राम, बस 1 किलोग्राम ऐड हो गया, 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करें या चेंज करें। यहाँ पे लेटेंट हीट है, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा, हमने दो कंडीशंस याद रखनी है, एक तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक मेल्टिंग पॉइंट। यानी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बनेगा कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी है जो हमने 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दी, और उसके साथ दो कंडीशंस ऐड कर दी कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए उस वक्त और एक मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। तो आपकी डेफिनेशन बन गई। एक चीज हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, यानी वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसे कुछ एनर्जी देते हैं जो आइस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो जब आइस हमने ली 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पर कोई भी हीट या लेटेंट हीट प्रेजेंट नहीं है, बट वाटर में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर जो हीट हमने प्रोवाइड की थी वो एब्जॉर्ब्ड होती है। इसीलिए जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आप ऑब्जर्व करोगे। इसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि गैस यानी कि लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना। बट इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी।